नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी हैं उसको पढ़ा था आपने। इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और संविधान के भाग 5 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो संविधान का भाग 5 है उसे संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ। इसको क्या कहते हैं? संघ। यानी कि जो पूरा ये भाग है इसमें संघ की चर्चा होगी। ठीक है, किसकी? संघ की चर्चा होगी। अब इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 52 यानी कि 52 जिसे कहते हैं, आर्टिकल 52 या 52, इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे। गणतंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र, क्या इसके बीच में आप अंतर को समझते हैं? अगर इसके बीच के अंतर को नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पद का समझ या डेमोक्रेसी का समझ आपको नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं इस पर, फिर हम अपने विषय पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र तो आप जानते हैं क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब कि एक ऐसी सरकार जिसको जनता चुनती है, यानी कि जनता के द्वारा किया गया चुनाव। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है। जैसे आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बने? वो सांसद बने। सांसद कैसे बने? लोगों ने उनको वोट किया, यानी कि एक आम चुनाव हुआ, सबने वोट किया, फिर वो संसदीय दल के नेता बने और उसके बाद में प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया गया। दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन ब्रिटेन में वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? ठीक है, तो जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनका भी चुनाव होता है। ठीक है, वहां भी वोट पड़ते हैं। तो क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? सोच के बताइए। अगर है तो कमेंट में लिखिए हाँ, और अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिए ना। ठीक है, तो भारत क्या है? लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है ना। और 15 अगस्त क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्या ब्रिटेन भी कोई रिपब्लिक डे मनाता है? नहीं, क्योंकि वो रिपब्लिक है ही नहीं। ब्रिटेन क्या है? एक राजतंत्र है। डेमोक्रेसी है लेकिन राजतंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये डेमोक्रेसी है तो राजतंत्र कैसे हो गया? राजतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो है राजा ही सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है या रानी होती है। अगर राजा नहीं है तो उनकी पत्नी रानी होगी। लेकिन इंडिया में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए जो भारत है वो गणतंत्र है और ब्रिटेन लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र है। ठीक है ना, ब्रिटेन लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र है, जबकि भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो एक लाइन में इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जब किसी देश के राष्ट्र प्रमुख का चुनाव हो सीधे सीधे जनता के द्वारा या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जैसा कि भारत में होता है, तो वो क्या होगा? वो गणतंत्र होगा। भारत में सीधे जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, विधायक को चुनती है, सांसद को चुनती है और वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन चुना जाता है। तो जिस देश का राष्ट्र प्रमुख चुना जाएगा उसे गणतंत्र कहा जाएगा। जैसे अमेरिका, इंडिया, रूस, ये लोग क्या हैं? ये लोग रिपब्लिक हैं। ठीक है, तो ये शायद अंतर आप समझ गए होंगे। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो जो आर्टिकल 52 है, 52 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 53 या 53 में लिखा हुआ है कि वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। वह कार्यपालिका प्रमुख होगा, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड होगा वो, ठीक है। अब कार्यपालिका क्या होता है? आप जानते हैं कि जो भारत की शासन चलाने की व्यवस्था है वो 3 खंड में बटी हुई है। एक तो विधायिका है जिसका काम है कानून बनाना, एक न्यायपालिका है जिसका काम ये है कि वो देखे कि जो कानून बन रहा है क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं है, तो वो है न्यायपालिका। और तीसरा है आपका कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटर है, जो एग्जीक्यूट करता है किसको? उन विधियों को जो विधायिका बनाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है। अब कार्यपालिका का वो प्रमुख है तो कार्यपालिका में कौन कौन लोग हैं ये भी जानना होगा आपको, ठीक है ना। तो कार्यपालिका में जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होता है? तो सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति आपका होता है। ये क्या है? ये हेड होता है, ये चीफ होता है कार्यपालिका का। भारत सरकार के द्वारा किया गया कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, उसमें राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर होता है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई काम, कोई बिल पास होगा, कोई संशोधन होगा तो उसमें राष्ट्रपति का नाम ही होगा, यानी कि उसी के नाम से काम होगा। और हर वर्ष जब सत्र प्रारंभ होता है राष्ट्रपति संबोधित करने आता है, चाहे वो किसी दूसरे दल का रहा हो, तो वो क्या बोलता है कि मेरी सरकार के द्वारा। कभी राष्ट्रपति का भाषण सुनिएगा तो ये नहीं बोलेंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी के टाइम पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नहीं, उन्होंने कहा मेरी सरकार। तो राष्ट्रपति के नाम से ही काम होता है, ठीक है। तो जो कार्यपालिका का प्रमुख है कौन है? राष्ट्रपति है। इसके साथ साथ कार्यपालिका में कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। प्रधानमंत्री किसके साथ मिलकर काम करता है? कैबिनेट के साथ। कैबिनेट किसका होता है? मंत्रियों का, ठीक है। तो जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल है, वह भी कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। तो मंत्रिमंडल लिखेंगे आप, ठीक है, मंत्रिमंडल। और इसके अलावा मंत्रिमंडल के अलावा जो महान्यायवादी है वह भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी। तो ये इतने पद हैं जो कार्यपालिका के अंदर आते हैं, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। जब आप राज्य की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये राज्यपाल हो जाएंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मंत्रिमंडल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वहाँ के एडवोकेट जनरल होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्यपालिका के से संबंधित पद हैं जो कार्यपालिका में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हमको पढ़ना है। तो जो आपका संविधान का भाग 5 है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के पद से होती है, ठीक है। किसके पद से होती है? राष्ट्रपति के पद से होती है। राष्ट्रपति सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद में उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, फिर मंत्रिमंडल क्या है उसको समझेंगे, फिर महान्यायवादी और उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भूमिका आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति। तो जो आपका आर्टिकल आगे 54 है, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 या 54, इसमें क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा, जब निर्वाचन किसी का होना है तो निर्वाचक मंडल भी होना चाहिए। जैसे आप अभी आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव हुए होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है। तो उनमें निर्वाचक मंडल कौन है? गांव की वोटर लिस्ट में
जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज है जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र है वो निर्वाचक मंडल है। ठीक है ना। तो निर्वाचन के लिए आवश्यक क्या है? निर्वाचक मंडल का होना। किसका होना? निर्वाचक मंडल। लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव में तो आपने कभी वोट डाला नहीं होगा, ठीक है कि डाला है? नहीं डाला होगा। आपके माता पिता ने भी नहीं डाला होगा अगर वो विधायक सांसद नहीं होंगे तो। ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है वो आम जनमानस नहीं होता है। ठीक है। कौन होता है देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सबसे पहले देखेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन? संसद के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होते हैं। ठीक है। अब संसद में आपने देखा होगा कि मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया, रेखा को मनोनीत किया गया था। या आप देखेंगे कि जो है ये जावेद, क्या नाम है उनका, जो गाना लिखते हैं, उनको मनोनीत किया गया था। वो कहीं से चुनाव लड़कर नहीं आए थे, उनको सीधे मनोनीत किया गया था। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को जो समाज सेवा के क्षेत्र से हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं, कला के क्षेत्र से हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को एक लोकतंत्र के तरीके से बनाने के लिए व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति में हो। ऐसा संभव 2 तरीके से हो सकता था। एक तो वह तरीका जो वर्तमान में हम अपना रहे हैं, और दूसरा तरीका यह है कि जनता सीधे वोट डाल दे। जनता को सीधे वोटिंग एक तो हम करवाते हैं आम चुनाव में। आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके वह सिर्फ दिखाने के लिए सरकार है, वो पावर नहीं रखता है। पावर किसके पास होता है? मंत्रिमंडल के पास, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति क्या है? दिखाने के लिए पावरफुल है, लेकिन संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है। ठीक है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास किया गया कि सबका प्रतिनिधित्व भी हो जाए राष्ट्रपति में और बहुत बड़ा वोटिंग का हमें व्यवस्था ना करना पड़े, इसलिए ऐसे रास्ते को चुना गया। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही वोट कर सकते हैं क्योंकि नीचे जनता ने उनको चुना है। ठीक ना। दूसरा है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां भी मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित सदस्य केवल होगा। ठीक है। कौन? निर्वाचित सदस्य। और तीसरा दिल्ली, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब दिल्ली और पुडुचेरी मैंने अलग से क्यों लिखा? शायद आप इसका कारण जानते हैं। कुछ दिन बाद हमें जम्मू कश्मीर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 निष्प्रभावी किया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और दोनों को यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को ऐसा बनाया गया कि वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, चुनाव भी होंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मोदी जी का मीटिंग भी हुआ वहाँ के नेताओं के साथ, इसीलिए हुआ कि वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की जा सके। ठीक है। तो भारत के सारी यूटीज में विधानसभाएं नहीं हैं। अभी तक केवल 2 यूटीज में थी, दिल्ली और पुडुचेरी में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी होगा। तो जैसे उसका रोड मैप तैयार होता है तो हम उसकी भी चर्चा जो है कर लेंगे। ठीक है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी की बात क्यों की? क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे यूटी हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। ठीक है। तो इनके भी निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो भाग लेंगे इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है। तो ये इतने लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वोट डालेंगे। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो इनका वोट है वो किस प्रकार काउंट होता है, यानी कि जो इनके वोटों का मूल्य है वो कितना है। वोटों का मूल्य भी अलग अलग होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। समझने में बड़ा दिमाग लगता है, लेकिन मैं आसानी से प्रयास करता हूं कि आपको समझा दूं। तो एक
विधायक के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है? एक विधायक के वोट का मूल्य, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधायकों की कुल संख्या गुणे 1/1000। 1/1000, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो, अब आप खुद इससे समझ सकते हैं कि पूरी जनसंख्या और उस जनसंख्या के लिए जो विधायक हैं उससे डिवाइड कर दो, निकल आया। लेकिन भारत में कई राज्य इतने बड़े हैं, जैसे आपका यूपी 400 प्लस विधायक, जनसंख्या बहुत ज़्यादा 20 करोड़ से ऊपर, तो वहाँ पर दिक्कत होती है मूल्य निकालने में। तो इसीलिए उस मूल्य का मान कम हो, 1000 से हम भाग करते हैं उसमें, ताकि वो मान कम हो जाए, ठीक है। बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्यों रखा गया 1/1000। तो इसको रखने का सिंपल सा फंडा यही है कि जो मूल्य है, जो मान है, जो अधिकतम उसकी संख्या निकल करके आती है विधायक के वोट के मूल्य की, उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। अब फिर जब एक सांसद का हम निकालेंगे, सांसद के वोटों का मूल्य, तो वो कैसे निकलेगा? अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि संसद में अगर केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को लेना होता, बहुत अच्छा होता, हम बड़े आराम से ले लेते और लोकसभा की कुल सीटों से कुल जनसंख्या को भाग देते, हो जाता। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हमने राज्यसभा के सदस्यों को भी लेना है, जो कि निर्वाचित होकर के आए हैं। राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन डालता है? राज्य के विधायकगण डालते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब होना यह है कि प्रतिनिधित्व भी हमको सबको देना है, कोई बच ना जाए, और नियम को भी बना करके रखना है। तो यहाँ पर व्यवस्था ये की गई कि विधायकों की कुल संख्या, विधायकों के कुल संख्या नहीं, विधायकों के जो वोटों का मूल्य है उसकी कुल संख्या, ठीक है। सभी राज्य के विधायकों के वोटों का जो मूल्य है उसको लेंगे, ठीक है। सभी राज्य के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य भागे विधायकों की संख्या, ठीक है। नहीं, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, माफ करना, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक ना। संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इससे क्या निकलेगा? एक सांसद के वोटों का मूल्य निकलेगा। इसको एक बार फिर से देखिए कि एक विधायक के वोट का मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या, किसकी? राज्य की, जिस राज्य की विधायक की बात हो रही है, बटा विधायकों की कुल संख्या गुणे 1/1000। जब सांसद का निकालना होगा तो ये जो टोटल मूल्य निकल करके आएगा, इसको यहाँ रखेंगे, संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे, सांसद का मूल्य निकल आएगा, और इसी आधार पर फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है? निर्वाचक मंडल और उसके मूल्य की हमने बात कर ली, उसकी रीति क्या है और राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, और उसके बाद में उसका जो है पद क्या है, उस शपथ क्या होता है, ये सारी चीज़ हम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।